नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 10th लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया। पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा। 1925 से पहले हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि लाइट का वेव नेचर भी होता है तो पार्टिकल नेचर भी होता है। डी ब्रोगली साहब ने कहा यदि एक वेव पार्टिकल हो सकती है तो एक पार्टिकल भी तो वेव हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, या यूं कहें कि एक पार्टिकल के इक्विवेलेंट एक वेव होती है। इस बात को करने के बाद उन्होंने जो मूविंग पार्टिकल था उसके मोमेंटम और इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव थी उसके वेवलेंथ और इस पार्टिकल के मोमेंटम के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। वो था हमारा P = h/λ, जहां पर P हमारा मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम और लैम्डा एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ। ये P और लैम्डा के बीच का रिलेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसका उन्होंने प्रूफ भी दिया, बट वो स्पेशल केस के लिए दिया। फोटोन को फोटोन पार्टिकल है ही, फोटोन के केस के लिए उन्होंने लैम्डा और मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप उन्होंने दिया। आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिज्म, कि किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो इसको प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ब्रैग डिफ्रैक्शन, जिसका कि इस एक्सपेरिमेंट में हम इस्तेमाल करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि ब्रैग डिफ्रैक्शन क्या होता है। ब्रैग डिफ्रैक्शन में हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर गिवन होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिकली मीनिंग होता है यदि हम एक स्मॉल यूनिट को रिपीट कर करके पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर पाएँ तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, एक आपकी माचिस की डिब्बी है, उसको हम इस साइड भी अरेंज करते हैं, इस साइड भी 2 डायमेंशन में अरेंज करते हैं और फिर उसको हाइट भी प्रोवाइड करते हैं मैच स्टिक्स की लेयर्स लगा लगा के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मैच स्टिक जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको रिपीट करके हम पूरा स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, एक माचिस की जो डिब्बी थी, उसके कॉर्नर्स पर आप पॉइंट की कल्पना कीजिए, सारे मैच स्टिक्स को हटा दीजिए और उन सब के कॉर्नर्स पर सिर्फ पॉइंट डॉट की आप एक इमेजिनेशन करिए। तो वो डॉट से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस। अब मान लीजिए इस केस में हम वो स्ट्रक्चर ले लेते हैं NaCl का। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल क्यूबिक होता है। सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक का मतलब है कि आपके ये लैटिस पॉइंट्स हैं जो हमने माचिस की डिब्बी के कॉर्नर्स लिए थे, वो ये कॉर्नर्स हैं। अब ये इस 2 डायमेंशन में तो है ही हैं, इस डायमेंशन में भी ये बोर्ड के पीछे भी और बोर्ड के आगे भी आगे तक निकले हुए हैं और तीनों डायमेंशंस में ये इन्फिनिटी तक हैं। तो ये हमारा लैटिस स्ट्रक्चर है। और अगर NaCl का बनाएं तो इन पॉइंट्स पे अल्टरनेटिवली Na और Cl को रख दें तो वो NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो पहली पॉइंट हमने समझा ब्रैग डिफ्रैक्शन में कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर गिवन होता है। सेकंड, हमारा एम क्या है इसमें, ब्रैग डिफ्रैक्शन में हमारा एम क्या है? ब्रैग डिफ्रैक्शन में हमारा बेसिक एम है कि जो लैटिस के 2
नियरेस्ट पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। हम पता करना चाहते हैं कि NaCl के स्ट्रक्चर में Na और Cl के बीच में दूरी कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितना है। तो ये हमारा एम हो गया, टू फाइंड आउट D। थर्ड है हमारा, इस D को निकालने के लिए हम इस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस पर एक्स-रे इंसिडेंट कराते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और ये एक्स-रे इस पे इंसिडेंट कराने के बाद हम उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। क्या हुआ कुल मिला के, ये एक लेटिस स्ट्रक्चर गिवन थी, हम इसका डी निकालना चाहते हैं। डी निकालने के लिए इस लेटिस स्ट्रक्चर पे हमने एक्सरे को इंसिडेंट कराया और एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे टकराने के बाद जो डिफ्रैक्शन हुआ, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखकर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि डी कितना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार डिफ्रैक्शन की छोटी सी डेफिनेशन जान लेते हैं। ये आपके पिछले 4th सेमेस्टर में ऑप्टिक्स के कोर्स में आता है। डिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब होता है, अगर एक लाइट वेव को इंसिडेंट कराया जाए किसी ऑब्स्टेकल पे, तो उस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद उसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करती है। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे जो आपके लेटिस पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका Na या Cl रखा है, उनसे टकराने के बाद आपकी लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन से जो पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये D कितना है। डिफरेंट D के लिए डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान होगी कि हमने जब सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया था, तो उसमें रिगरस मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुई थी। वहाँ तो वो एक सिंगल स्लिट ही थी। यहाँ पर ये आपके n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इन सब का डिफ्रैक्शन पैटर्न देख पाने के लिए जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी वो बहुत ही ज़्यादा रिगरस होगी और शायद हम इस लेवल पर उसको कर भी नहीं सकते हैं। तो इसका एक आसान इस रिगरस मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए ब्रैग ने एक शॉर्ट ट्रिक बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप डिफ्रैक्शन मत देखिए, यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देखिए। इसका मतलब क्या है, इसने जो ब्रैग ने जो एग्जैक्ट लाइन बोली वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेव फ्रॉम अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी considered as reflection of light from set of parallel plane। ये ब्रैग डिफ्रैक्शन की बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, आपको याद रखनी है और जब भी एग्जाम में आए तो इसको आपको कोट करना है। इसका मतलब क्या है, अब हम ये समझते हैं। ब्रैग ने क्या बोला कि भैया आप डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व मत करो, रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करो और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा जो कि डिफ्रैक्शन के केस में आने वाला था। अब रिफ्लेक्शन कैसा देखना है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन मिरर्स। इसका मतलब आप समझिए, जो आपकी लैटिस की ये ऊपर वाली लेयर है, इसके थ्रू मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, इसके थ्रू भी एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लैटिस के प्लेन्स हैं ये पैरेलल प्लेन मिरर्स की तरह बिहेव करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक एक्सरे की बीम को इंसिडेंट कराएं यहां पर, तो वो जैसे एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं वैसे ही यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। मान लीजिए कि जो रे हमने यहां पे इंसिडेंट कराई उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा था, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल इसका था इतने ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसी बीम का जो इस साइड वाला पार्ट है वो नीचे वाले आपके लैटिस पॉइंट से टकराया
और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। तो इस लाइन का मतलब ये है कि लैटिस के जो पॉइंट्स हैं उनके थ्रू हम प्लेन कंसिडर करेंगे, पैरेलल प्लेन, और वो मिरर्स की तरह बिहेव करेंगे, और जो इनसे रिजल्ट निकल कर आएगा वही हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न और रिफ्लेक्शन से निकलने वाला जो भी पैटर्न रिजल्ट है वो सेम चीज़ हमें देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसका एंगल चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये इस एंगल से गिर रही है तो उसका एंगल चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक डिटेक्टर है। वो डिटेक्टर ये ऑब्जर्व करेगा कि जो ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट आई हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, इस तरह का वो ऑब्जर्व करेगा। अब आपने ऑप्टिक्स में ये पढ़ा कि अगर किन्हीं दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होता है तो वो पाथ डिफरेंस हमें ये बताता है कि वो दो रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि जो हमारी रे 1 है यहाँ पे आके यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से आके रे 2 रिफ्लेक्ट हुई। रे 1 और रे 2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ऐसे ही इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से जब दोनों रेज चलती हैं यहाँ तक दोनों का पाथ सेम है। उसके बाद रे ए यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होती है और रे 2 नीचे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके बाद का पाथ भी सेम है, सिर्फ इतना पाथ और इतना पाथ रे 2 ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। अब ये पाथ कितना है वो हम देखते हैं। आप ये देखिए, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और जो ये लाइन है और ये लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है। अब आप ये देखिए कि अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा। अब ये लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 माइनस थीटा था तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा था और जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है वो d था, ये डिस्टेंस d था, ये एंगल थीटा है, तो ये जो लेंथ है ये d साइन थीटा हो जाएगी, d साइन थीटा। इसको आप आराम से देखिए, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इस d का इस लेंथ के अलोंग तो वो d साइन थीटा आएगा। सिमिलरली यहाँ भी d साइन थीटा आएगा। इसका मतलब रे 2 है वो आपकी 2d साइन थीटा एक्स्ट्रा पाथ चली है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 2d साइन थीटा आ जाएगा। अगर इस पाथ यहाँ पे अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो जाए तो हमारी ये दोनों जो रेज हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होंगी। तो इसको इक्वेट कर देते हैं n लैम्डा के बराबर। और अगर फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। ये आपकी ब्रैग्स कंडीशन है। अब आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, एक एक्सरे इंसिडेंट कराई है, उस पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना था, लेकिन ब्रैग ने बोला कि डिफ्रैक्शन की जगह आप रिफ्लेक्शन देख लो, वो इजी पड़ेगा। तो हमने ब्रैग की बात मानते हुए डिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन के माध्यम से पढ़ा। तो यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्शन हुआ और इसके पाथ डिफरेंस की हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जब लगाई तो उससे हमारा आ गया 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। इसको बोलते हैं ब्रैग कंडीशन। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपकी वेवलेंथ है वो हमें नोन है, क्योंकि हम एक नोन वेवलेंथ की एक्सरे को यूज कर रहे हैं। डी हमें निकालनी है,
पर वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। डी इज फिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर। डी हमारा फिक्स है पर अननोन है। और साइन थीटा क्या है, हम यहां पे थीटा को वेरी करेंगे और एक थीटा के लिए ये पूरा टर्म, एक पर्टिकुलर थीटा के लिए ये पूरा टर्म लैम्डा के बराबर हो जाएगा। यहां पे डी तो वेरिएबल है पर कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो थीटा को वेरी करके हम ऐसे थीटा पे एडजस्ट कर सकते हैं कि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन लैम्डा के बराबर हो जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट वेवलेंथ का एंगल है उसको, इस एंगल को रोटेट करेंगे और एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर ये डिटेक्टर एक ब्राइट स्पॉट को डिटेक्ट करेगा, वहां पर हमारे एंगल को हम फिक्स कर देंगे और वो नोट डाउन कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है। तो लैम्डा हमें ऑलरेडी पता था और थीटा हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया। इस इक्वेशन में क्या अननोन रह गया, डी। तो इस तरीके से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे तो ब्रैग डिफ्रैक्शन है वही सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहां पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ज़रूरी था, तो हमने यहां पर ये कर लिया। तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्रैग डिफ्रैक्शन में क्या होता है। हम वापस आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पर, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में भी एक लैटिस ली गई, मान लो कि वही सिमिलर लैटिस हमने यहां पे कंसीडर करी है। और यही वो प्लेन मिरर्स हैं। पर यहां पर एक अंतर है, यहां पर हमने एक्सरे इंसिडेंट कराई थी, यहां पर हम जो इंसिडेंट करा रहे हैं वो एक्सरे नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर आपको? अब ध्यान से आप बात ये समझिए, इलेक्ट्रॉन बीम जैसे यहाँ पे हमारी एक्सरे बीम थी, ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कराई है। अब आप डी ब्रोगली की बात को ध्यान कीजिए। डी ब्रोगली ने बोला था कि एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब यदि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन बीम डाली जो कि एक पार्टिकल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर उसकी डी ब्रोगली की बात मानेगा तो ये भी वेव की तरह बिहेव करेगा। अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो ये ब्रैग्स कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि ब्रैग्स कंडीशन हमने निकाली, क्या कैसे निकाली है, हमने ब्रैग कंडीशन लाइट को वेव मानकर निकाली है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में हम लाइट को वेव मानते हैं, तो वेव मान के ही ये कंडीशन निकली है। तो यदि यहां पार्टिकल को वेव मान लें तो उसको वो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि ये इस कंडीशन को फॉलो कैसे करता है। 2D साइन थीटा, यहां पर हमने सिमिलरली सेम अरेंजमेंट किया। यहां पे थीटा को चेंज करने वाला एक हमारे पास अपरेटस था और यहां पर एक डिटेक्टर था। तो एक एंगल 65 डिग्री पे जो इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर डिटेक्ट हो रही थी उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिली। यहां पर जब थीटा को हम वेरी कर रहे थे तो एक एंगल 65 डिग्री पर यहां पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, जैसे कि दो वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो हमने यहां से थीटा निकाल लिया जिसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डी हमें पहले से नोन है, पिछले एक्सपेरिमेंट में निकाला है। थीटा हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया। तो जब डी और थीटा पता है तो हमें लैम्डा निकल आया। लैम्डा क्या है यहां पे, लैम्डा है आपका वेव लेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन। इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेवलेंथ लैम्डा हम यहां से निकालेंगे ब्रैग डिफ्रैक्शन लॉ को यूज करके। जब यहां पे हम
डी की वैल्यू पुट करते हैं और थीटा 65 डिग्री पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकल कर आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्लियर है? अब हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन को वेव माना था और एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ निकाल ली। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है उससे भी यदि यही सेम वेवलेंथ निकल आई तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि हमारी यहाँ पे जो हमने वेव माना है वो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल वेवलेंथ, ये एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ थी, अब थ्योरेटिकल वेवलेंथ निकालते हैं। थ्योरेटिकल वेवलेंथ इक्वल टू h/p। अब आपको पता है कि p क्या होता है, √2me। अब हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि E को क्या लिखते हैं हम, QV। यहाँ पर E गिवन है हमारा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, हमने पिछली क्लास में किया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है आपका, यहाँ से एक चार्ज छोड़ा जाए, इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाए, तो इसकी एनर्जी हो जाती है EV। ऐसे ही अगर मैं यहाँ 54 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ूँ तो इसकी एनर्जी हो जाती है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फॉर्मूला हमने बनाया था पिछले क्लास में 12.27 अपॉन √54, वोल्टेज की वैल्यू 54 है इस केस में क्योंकि एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा लैम्डा निकल के आता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है। मैं इसको एक बार फिर से कंक्लूड कर रहा हूं कि ये हमने क्या किया है पूरी क्लास में। हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिज्म कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जो डी ब्रोगली ने बोला है कि एक प्योर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस बात को प्रूव करना चाहते थे। अब उसके लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक कॉन्सेप्ट यूज होना था, ब्रैग डिफ्रैक्शन। उसको हमने यहाँ पे आपको पूरा बताया कि ब्रैग डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब ब्रैग डिफ्रैक्शन में बेसिकली हमने एक चीज़ एज्यूम करी थी, वो थी लाइट हमारी वेव है। हमने वेव मान के जब इसको पूरा सोल्व किया तो हमारी ब्रैग डिफ्रैक्शन आती है 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन वेव्स के लिए वैलिड है, ऐसा ब्रैग ने बोल रखा था। अब हमारे डी ब्रोगली साहब ने बोल दिया कि एक मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करती है। अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराई है एक्सरे की जगह, इसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। अगर इसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है तो वो वेव को भी ब्रैग कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको ब्रैग कंडीशन फॉलो कराते हैं। डी हमें पिछले एक्सपेरिमेंट में पता है और यहाँ पे हमने जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है उसका एंगल वेरी कराया तो पता लगा कि 65 डिग्री पे यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है एट 65 डिग्री। तो थीटा 65 है, डी हमने पहले निकाल लिया, तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी यहाँ से निकल कर आती है। एक्सपेरिमेंट से हमने कंफर्म कर लिया कि इलेक्ट्रॉन के साथ अगर एक वेव एसोसिएटेड होगी तो उसका वेवलेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉम होगा। अब देखते हैं कि अगर जो हमारा डी ब्रोगली का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने से वेवलेंथ कितनी निकलती है। तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए है लैम्डा इक्वल टू h/p। p को हम लिख लिया √2me h। पिछली क्लास में हमने इसको डिराइव किया था, ये निकल के आया था 12.27 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज। और वोल्टेज ऐसे केस में जहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वोल्टेज हो जाती है 54 वोल्ट। 54 वोल्ट जब मैंने यहाँ पुट किया तो इसको सोल्व किया और हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है लैम्डा की वो 1.65 एंगस्ट्रॉम आई। तो जो
डी ब्रोगली ने प्रिडिक्ट किया था वो वेवलेंथ भी, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ निकल कर आई वो भी, ये दोनों सेम हैं। ये प्रूव करता है कि जो डी ब्रोगली ने बोला था वो बिल्कुल सच था। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।